हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। और आपका दोस्तों साइंस एग्जाम यहाँ पे 27 तारीख को होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग उसके तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सब्जेक्टिव पेपर जो कि क्लास 10th का, ठीक है। ये आपका झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है जिसका हम लोग सब्जेक्टिव सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव सारा ऑलरेडी आपका कंप्लीट हो चुका है, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो, ठीक है ना। हम लोग सब्जेक्टिव का सोल्यूशन यहाँ पे जो है शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट यहाँ देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सवाल यहाँ पे दोस्तों, हम लोग 2 अंक वाले सवाल सबसे पहले करेंगे, उसके बाद हम लोग 3 अंक वाले करेंगे, फिर 5 अंक वाले करेंगे, ठीक है। तो आपका जो सब्जेक्टिव मॉडल सेट है उसका पहला सवाल है कि 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बता दूं कि Q बराबर क्या होता है, Ne होता है, ठीक है ना। Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। तो यहां से आप क्या करोगे, आपको अगर N निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या N निकालना है तो Q/E करोगे, ठीक है ना। तो Q/E, Q का मतलब क्या, 1 कूलम चार्ज बोला है ना, तो 1 ऊपर रहेगा और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है ना। तो यहां से आप निकाल सकते हो। तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी हो गया और दूसरा तरीका क्या है आपके पास, चूंकि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए 1 कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो हम लोग कैसे कैलकुलेशन इसको करते हैं कि अब यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास 1.6 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट हटा देंगे, ऊपर चला जाएगा, 19 माइनस में ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा टोटल मिला के, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान पे देखो, आपको यहाँ पे क्या होने वाला है, 19 यहाँ पे पहले, सॉरी यहाँ 20 नहीं होगा, 19 यहाँ पे क्या माइनस में है तो ऊपर जाएगा तो 19 क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया 19। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या है, 16 से इसको काट दो, 1 0 यहाँ से ले लो, 100 हो जाएगा, यहाँ पे 10 का पूरा 18 बचेगा, 16 से 100 को डिवाइड करोगे तो 6.25 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला सवाल फिनिश होता है। सेकंड सवाल यहाँ पढ़िए, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में, है ना, साइड मिरर के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, इसके लिए क्या कारण है। तो उत्तल दर्पण हमेशा क्या होता है, किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना, तथा इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है काफी विस्तृत होता है। तो इससे क्या होता है कि ड्राइवर जो होता है वो बड़े क्षेत्र को बड़े आसानी से देख सकता है, इसलिए उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। ये हमारा कारण हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, तो मैं दोस्तों आपको एक बता दूं कि जो तीसरा नंबर और चौथा नंबर सवाल है ऑलरेडी आपके चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है ना। ये भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको चैनल का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसका एग्जांपल ये भी आपको मिलेगा। मॉडल पेपर का जो हमारे साइंस का जो प्लेलिस्ट है चैनल पे, वहां पे इसका भी सॉल्यूशन मैंने डाल दिया हुआ है। आश्वित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता जबकि वर्षा जल करता है, तो इसका भी आंसर हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है साइंस का, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो जिसका वीडियो ऑलरेडी वहां पे अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, वहां मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिर्फ, ठीक है ना। उसको बार बार एक ही चीज को वीडियो में बनाकर वीडियो में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बार बार एक ही चीज को जो है यहाँ पे देखकर समय बर्बाद नहीं करेंगे, आपका सिर्फ फोकस एग्जाम पे होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप, वहां पे आपका सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा गया है कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो अमाशय में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है भोजन को क्या करता है, अम्लीय बना देता है, अम्लीय माध्यम में कर देता है, ताकि जो जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम है इसे आसानी से पचा सके, ठीक है। यह भी भूमिका हो गया। दूसरा क्या है कि यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है ना। इसीलिए हमारे अमाशय में अम्ल की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, बहुत महत्व होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। तो जिसका भी क्वेश्चन, एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब मॉडल पेपर यहाँ पे जारी नहीं किया गया था उसके पहले ही जो है मैंने आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वहां पे आप देखोगे तो साइंस को 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना। साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बायो, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री। 3 पार्ट में डिवाइड करके मैंने अलग अलग बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग पार्ट में मैंने वीडियो वहां पर अपलोड किया हुआ है और अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, 2 अंकीय प्रश्न, 3 अंकीय प्रश्न और 5 अंकीय प्रश्न अलग अलग मैंने वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से पहले से अपलोड किया है। मतलब जब आपका मॉडल पेपर जारी भी नहीं हुआ था उसके पहले से आंसर यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मैं आपको सुझाव दूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाके उसका रिवीजन करो, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रतिक्रिया और टहलने में क्या अंतर
आंसर है, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर आपको मॉडल पेपर का जो प्लेलिस्ट है वहां पे मैंने अपलोड किया हुआ है। पारितंत्र क्या होता है, इसके प्रमुख घटक क्या होते हैं, इसका उदाहरण देना है, तो इसका भी प्लेलिस्ट में आंसर पहले से अपलोडेड है। तो जिसका आंसर इस मॉडल पेपर को आने से पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन आप वहां पे करोगे, उसका ऑलरेडी वीडियो जा चुका है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे, इसका सॉल्यूशन मैंने वहां पे पहले से नहीं किया हुआ है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देख लेते हैं। पूछा है कि प्रकाश में वायु का जो अपवर्तनांक है कितना 1.5 है ना। और जब ये क्या करता है, कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, ठीक है। कहां से, वायु से कांच में जा रहा है, मतलब एयर टू ग्लास, मतलब ये कह सकते हैं आपके विरल मीडियम से सघन माध्यम में जा रहा है, ठीक है ना। आपका वायु क्या हो गया, विरल मीडियम हो गया, माध्यम, जबकि आपका ये जो आपका ग्लास हो गया जी, मैंने ग्लास के लिए लिखा हुआ है, ये मैंने एयर के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ग्लास क्या हो गया, सघन मीडियम, मतलब डेंसर मीडियम, रेयर टू डेंसर जा रहा है, ठीक है। अब बोला है कि प्रकाश की चाल जो निर्वात में है कितना है, 3 × 10⁸ ये आपका कितना 8 है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है, मतलब माध्यम में। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है ना, अपवर्तनांक को, ठीक है। तो ये आपका हो गया म्यू, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, म्यू। तो म्यू बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय कांच में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक कितना दिया आपके पास 1.5, निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से लिखते हैं, है ना, कांच में प्रकाश की चाल यानी माध्यम में तो क्या लिखेंगे, भी लिखेंगे, इक्वल टू 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इसका मान बैठा दीजिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 1.5 नीचे चला जाएगा। अब देखिए 1.5 से काटेंगे 3 को तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो 2 × 10⁸ हो चुका है, ठीक है। तो लास्ट में आपको यहाँ पे क्या लिखनी है दोस्तों, आपको लास्ट में यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इसलिए प्रकाश की चाल, मतलब कांच में जो प्रकाश की चाल है कितना आएगा, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा। तो आपका 8वें नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन हमारा फिनिश होता है। तो मैं ज्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन है दोस्तों पहले ही आपको मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वहां पे आप देख सकते हो। जो क्वेश्चन अपलोडेड नहीं है उसको मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन पहले से वहां अपलोडेड है उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से अपलोड नहीं कर रहा हूँ, आप वहां पे चैनल पे प्लेलिस्ट पे देखेंगे, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप यहाँ पे देखो, इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका भी सॉल्यूशन मैंने वहां पे दे दिया है। निकट दृष्टि दोष का भी दे दिया है मैंने दोस्तों, और जो एक होता है दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है ना, एक क्या होता है दीर्घ दृष्टि दोष, तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष का आंसर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, लेकिन जो जरा दृष्टि दोष है उसके बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं किया हुआ है, वो आपका अपलोडेड नहीं है। अगर वो मॉडल पेपर में हम लोग को मिलता है क्वेश्चन तो उसका भी आंसर मैं वहीं पे दे दूंगा, ठीक है। लेकिन निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष पहले से अपलोडेड है, तो उसके लिए आप चैनल का साइंस प्लेलिस्ट में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन देखिए, आप यहाँ देख लीजिए दोस्तों, आप भले मान लीजिए आप चैनल पे पहली बार आए होंगे, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, जो दोस्त मेरे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता होगा कि सारे आंसर हमारे चैनल पे है, ठीक है। और जो पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं उसको मैं बता दूं कि मॉडल पेपर आने से पहले ही सारा सॉल्यूशन मैंने वहां पे दे रखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे दोबारा उसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आप 14 तक देखोगे तो सिर्फ 12वां सवाल यहाँ पे जो है नहीं 12वां सवाल भी आपका अपलोडेड है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे सारे सवाल देख रहे हो आप, यहाँ पे 9, 10 देख रहे हो। यहाँ पे ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी में अंतर क्या है, मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में डिफरेंस बताना है। ये आपका हो गया क्या, होमोलोगस सीरीज, यानी कि समजातीय श्रेणी क्या है, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, है ना, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। फिर आपके पास है यहाँ पे क्या, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में अंतर लिखना है। ये आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो दिख रहा है आपका 9 से लेकर 14 तक, सबका सोल्यूशन ऑलरेडी आपका चैनल पे है। वहां पे साइंस का देखोगे आप मॉडल पेपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। मॉडल पेपर आंसर के नाम से भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो 2 प्लेलिस्ट है दोस्तों हमारे चैनल पे। आप वहां पे जाओगे ना तो साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और मैथ तो खैर फिनिश हो गया आपका एग्जाम 25 तारीख को, है ना। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का आपको आंसर वहां पे मिलेगा, ठीक है ना। ये भी आंसर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत क्या होता है ना, उसका भी डाल दिया है मैंने, ठीक है। न्यूलैंड्स का डाला हुआ है, मेंडिव का डाला हुआ है, आवर्त जो होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है ना, उसके बारे में मैंने डाला हुआ है। दोनों में अंतर क्या होता है, सबका वीडियो वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो यहां तक मैं यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसका वीडियो वहां पे दे दिया, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 13वें की तरफ, ठीक है। नहीं 13वां तो फिनिश हो गया,
उसके बाद यहाँ पे देखो ये आपका जो चीजें वहां पे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं उसको हम लोग यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे दोस्तों यहाँ पे कि पहला जो मॉडल सेट आपका है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उसमें डिस्कस करने लायक कुछ बचा ही नहीं है, वो सारा मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस पहले ही कर दिया हूँ, पहले इसका वीडियो आपके पास अपलोडेड है, सारे क्वेश्चन आप देख लोगे। जो क्वेश्चन वहां पे अपलोडेड नहीं है उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे खाली आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे कमेंट बॉक्स में भी जो है यहाँ पे काफी बार आ रहा था कि सर संतुलित करना सिखाइए, ठीक है। तो दोस्तों संतुलित करने से संबंधित मैं अलग अलग वीडियो ऑलरेडी पहले से मैं बना ही रहा हूँ और अभी और वीडियो इसमें डाल दूंगा, ठीक है ना। तो फिलहाल ये वाला संतुलित करना जो है इसको भी मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ जो कि आपका 5 मार्क्स के लिए होने वाला है, ठीक है ना। 5 मार्क्स में 5 को रहेगा तो संतुलित करना हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ पे जो है आसानी तरीके से इसको सीखोगे, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए संतुलित करना हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है ना। एक सवाल और वहां पे मैं डाल चुका हूं दोस्तों जहां पे सवाल पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना, क्यों आवश्यक है। तो इसका भी आंसर मैं वहां पे दे चुका हूं। फिलहाल हम लोग उसके बात नहीं करते हैं यहाँ पे सीधा हम लोग क्या करेंगे समीकरण को संतुलित करना सीखते हैं, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से देखना, आप सीख जाओगे। यहाँ पे देखो तो नाइट्रोजन कितना है 2 परमाणु है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 परमाणु है, ठीक है ना। तो आपको क्या से गुना करना है कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, ठीक है ना। मतलब तीर के बाएं तरफ क्या होता है आपका अभिकारक होता है यानी कि रिएक्टेंट होता है, और तीर एरो के दाहिने तरफ राइट साइड में क्या होता है प्रोडक्ट होता है, इसको उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखोगे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखो तो 3 गो हो गया हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 गो हो गया। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 2 से गुना करोगे ना तो 2 गो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 से गुना करोगे नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया बराबर, लेकिन 2 तिहाई 6 हाइड्रोजन 6 गो हो गया तो 3 से गुना करो तो 3 दूना 6, पहला सवाल आपका फिनिश हो गया, ठीक है। दोनों तरफ बराबर। यहाँ पे देखो आप बैरियम, यहाँ पे देखो बैरियम बराबर, यहाँ पे सल्फेट 3 गो है ना, यहाँ पे कितना है सल्फेट 3 गो है, तो आप यहां से क्या करोगे 3 से गुना करोगे, ठीक है। 3 से गुना करोगे तो सल्फेट तो 3 गो हो गया, लेकिन बेरियम भी 3 गो हो गया, तो 3 से यहां भी आप गुना करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 से गुना करोगे तो बेरियम 3 गो, लेकिन 3 दूना का 6 क्लोरीन हो गया है, 3 दूना का 6 को क्या हो गया क्लोरीन हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 2 से गुना कर दो, कोई दिक्कत है। 2 से गुना करोगे तो 2 क्लोरीन 2 तिहाई 6 क्लोरीन हो गया, लेकिन एल्युमिनियम भी 2 गो हो गया, तो 2 एल्युमिनियम तो यहाँ पे भी है, मतलब सब आपका बराबर हो चुका, ठीक है। अब देखो तीसरा नंबर सवाल में देखो आयरन यहाँ पे है, ये आपका क्या फेरस ऑक्साइड, दोस्तों आपके क्या है फेरस ऑक्साइड। अगर Fe2O3 रहता तो इसको हम लोग फेरिक ऑक्साइड बोलते, इसको हम लोग क्या बोलते फेरिक ऑक्साइड बोलते, ये वाला तो क्या बोलते फेरिक ऑक्साइड, लेकिन आपका क्या फेरस ऑक्साइड है, ठीक है ना। तो आयरन किसके साथ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बन रहा है यहाँ पे फेरस ऑक्साइड, ठीक है। अब ध्यान से देखो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है प्रोडक्ट साइड में 3 गो आयरन है, ठीक है। आयरन का 3 गो एटम है, 3 गो परमाणु, तो 3 से यहाँ पे गुना कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 4 गो है, 4 गो यहाँ पे देखो तो क्या आपको दिख रहा है ऑक्सीजन ना, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिख रहा है 4 गो दिख रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे 4 से गुना करोगे तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूना 8 हो गया, तो 4 से यहाँ भी गुना कर दोगे, मतलब दोनों तरफ बराबर हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे 5वें नंबर सवाल, यहाँ पे देखो H2O है, वाटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है वियोजन, तो H2O2 बन रहा है। यहाँ पे देखो एक ही ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 गो है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर दो तो 2 ऑक्सीजन हो चुका है बराबर, लेकिन 2 दूना का 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 से गुना कर दो 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे आखिरी 5वें को हम लोग संतुलित करते हैं। ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका हो गया, अब ध्यान से देखो यहाँ पे C6H12O6, ये आपका क्या है ग्लूकोज है, ये आपका क्या है ग्लूकोज है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितना है 6 गो है कार्बन है ना, तो 6 से गुना कर दो तो 6 कार्बन हो गया, लेकिन 6 दूना 12, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 12 गो है, तो आप यहाँ पे 6 से गुना कर दो तो 6 दूना 12 हाइड्रोजन भी हो गया, तो हाइड्रोजन बराबर कार्बन बराबर। अब ऑक्सीजन गिन लेते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे देखो कितना है 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 6 दूना 12 ऑक्सीजन यहाँ पे 18 ऑक्सीजन हो गया है ना। यहाँ कितना हो गया 18 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 गो है ना, यहाँ पे 6 से गुना कर दो तो 6 दूना 12 और 6 गो यहाँ पे 18 ऑक्सीजन यहाँ पे भी हो गया। तो सारे यहाँ पे जो है कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या दोनों तरफ
बराबर हो गया। तो दोस्तों हम लोग इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको जो समीकरण जो संतुलित करना है उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसका और भी वीडियो मैं लाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मॉडल सेट 1 में 5 सवाल दिया हुआ था, तो मैंने 5 सवाल को संतुलित करना आपको सिखा दिया, ठीक है। अब देखिए 18वें सवाल देखिए यहाँ पे 19वां सवाल तब से पूछा गया था, ध्यान से ऊपर में देखो कि लिंग निर्धारण। 19वां क्या पूछा गया था कि लिंग निर्धारण का क्या तात्पर्य है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहली बार जो झारखंड बोर्ड का ऑफिशियल पेपर आया हुआ था मॉडल पेपर सेट 1, तो वहां पे मैंने, ये तो आपका कोडरमा प्रशासन द्वारा 5 गो अपलोड किया गया, ठीक है ना। इसके पहले जो है झारखंड बोर्ड का और भी एक जो है मतलब मॉडल पेपर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आया हुआ था, तो उसमें भी ये सवाल है, काफी आपका इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको, है ना। तो इसको सवाल का जवाब मैंने वहीं पे दिया हुआ है, तो उस मॉडल सेट को आप वीडियो देखोगे तो वहां पे इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 19 सवाल भी हो गया, 17वां भी हो गया। 18वां सवाल क्या दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो चित्र वाला जो है यहाँ पे जो नामांकन चित्र वाला जो है वो मैं एक भी वीडियो में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। एनसीईआरटी बुक में जो डायरेक्ट डायग्राम दिया गया है, ठीक है ना, जो डायग्राम डायरेक्ट दिया गया है उस डायग्राम को प्रैक्टिस करना है। उसमें कुछ खास अभी जो है आपको समझने वाली बातें तो है नहीं, जितना समझना था हमने पढ़ाया साल भर हम लोगों ने किया हुआ है, ठीक है। अब आपको उसको प्रैक्टिस करना है, डायरेक्ट फोटो को, डायग्राम को, चित्र को देखना है एनसीईआरटी बुक से, और नामांकित चित्र और नाम उसको प्रैक्टिस करना है, कहाँ पे क्या है, बिना नाम का नहीं, है ना, नामांकित चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है आपका फिनिश हो चुका है, ये सवाल आपको समझ में आ चुका है। मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार से सेट 2, इसके तुरंत बाद जो दोस्तों सब्जेक्टिव का साइंस का सेट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और तुरंत वीडियो पाने के लिए घंटी बजाना नहीं भूलेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं हम लोग इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।